हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और इसी वीडियो के अंतर्गत अपन जो प्रीवियस पेपर है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, उनको अपन सोल्व कर रहे थे। तो आज का जो पेपर रहने वाला है, जो आपका कृषि प्रवेशक का 2014 का पेपर, जो आपके MPUAT द्वारा कनेक्ट करवाया गया था, जो MPUAT उदयपुर में है, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उस पेपर की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन किसी टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। आपके पास में पहला क्वेश्चन आता है, गिर गाय की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है आपका गुजरात माना जाता है, राजस्थान माना जाता है, हरियाणा माना जाता है या पंजाब माना जाता है। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। जो गिर गाय की नस्ल होती है उसका उत्पत्ति स्थान आपका गुजरात माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। जो मालवी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो गुजरात माना जाता है, उत्तर प्रदेश माना जाता है, मध्य प्रदेश माना जाता है या राजस्थान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कौन सा हो जाता है, आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, उनमें से कौन सबसे अधिक दूध में देने वाली गाय की नस्ल है। जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है, आपकी जर्सी है, होलिस्टन फ्रीजियन है, थारपारकर है, नागौरी है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। होलिस्टन फ्रीजियन आपके सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल होती है। अगर इसके अलावा बात करूँ कि आप जैसे ही पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये पेपर आप लोगों के लिए देखना कितना ज़रूरी है। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको पेपर देखोगे तो पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है। तो किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, मुर्रा के दूध में, नीली रावी, भदावरी के या महसाना के। तो आपको पता होगा जो भदावरी है तो उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, वो कितने प्रतिशत, 13% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी होती है, सिरोही है, बारबरी है, मारवाड़ी है या जमुनापारी है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो होती है आपकी जमुनापारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल है, उसका नाम क्या है। तो सोनाड़ी है, मालपुरा है, चोकला है या जैसलमेरी है। तो आपको पता होगा राजस्थान में जो फाइन कारपेट ऊन पैदा होती है वो आपकी चोकला से होती है, जिसे कि आपके शेखावाटी क्षेत्र में इसे सर्वाधिक देखी जाती है। इसके अलावा इसे छापर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके छापर। काफ़ी बार पूछा गया है कि छापर के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, वो चोकला को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो एंथ्रेक्स होती है, रानीखेत होती है, लंगड़ी होती है, खुरपका मुहपका होती है। तो आपको पता ही होता है कि जनरली जो रानीखेत बीमारी है वो आपके मुर्गियों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो और इसे ही अपन क्या कहते हैं, न्यू कैसल के नाम से भी जानी जाती है, और ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दुग्ध बुखार यानी कि मिल्क फीवर। जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होता है, वो आपकी प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, कैल्शियम की कमी से या पोटेशियम की कमी से। तो आपको पता होगा जो मिल्क फीवर होता है वो सामान्यतः पशुओं के अंतर्गत देखने को मिलता है, वो कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस बीमारी में या बचाव के टीके लगाए जाते हैं। तो किस बीमारी में बचाव के टीके लगाए जाते हैं, आपके थनैला में लगाए जाते हैं, दूध बुखार में लगाए जाते हैं, खूनी पेचिश में या गलघोटू में लगाए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो वो कौन से हो जाते हैं, आपके गलघोटू हो जाता है। गलघोटू के अंतर्गत आपके जो टीके हैं जो बचाव के लिए लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सी दवा पशुओं को विरेचक का कार्य करती है। तो विरेचक का कार्य इनमें से दी गई है, वो दवाओं में से कौन सी विरेचक का कार्य करेगी। तो अरंडी का तेल, अल्कोहल, कपूर या नीला तोता करता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। जो विरेचक का कार्य करता है वो कौन सा करता है, आपका कपूर करता है। अगर रेचक की बात की जाए तब आपके क्या होता है, अरंडी का तेल आ जाता है। तो विरेचक के रूप में आपका कपूर काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है। तो जीवाणुरोधक के काम में फिनाइल ली जाती है, अरंडी का तेल लिया जाता है, कपूर लिया जाता है, अल्कोहल लिया जाता है। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके जीवाणुरोधियों की दवाइयों के रूप में यूज़ किया जाता है वो आपका फिनाइल यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, अपन जो ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो कृषि प्रवेशक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2014 के अंतर्गत MPUAT यानी कि जो MPUAT जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसके द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया था।
तो उसका पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो अपन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया था, राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि एक दिन के मुर्गी के चूजों को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है। तो एक दिन की यानी कि एक दिन के चूजों को किस बीमारी का टीका लगाया जाता है, रानीखेत को, चेचक को, खनीपेचिस को या गम्बोरा के रोग को लगाया जाता है। तो आपको पता होगा जो रानीखेत बीमारी होती है उसका जो टीका है, जो चूजे एक दिन के होते हैं तभी इसका टीका लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। रुचेन न्यूकेसल कहा जाता है, ये आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। तो उत्पत्ति स्थान गुजरात माना जाता है, वो कौन सा है, बदावरी का है, नीली रावी का है, जाफराबादी का है, मुर्रा का है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो जाफराबादी होती है वो आपके गुजरात की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नीला तोता का उपयोग पशुओं के किस कार्य के लिए किया जाता है। तो उत्तेजक के रूप में किया जाता है, कृमिनाशक के, विरेचक के या जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी अपने कि नीला तोता जो सामान्यतः यूज़ किया जाता है वो कृमिनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेहसाना नस्ल दो नस्लों का क्रॉस से तैयार की गई है। तो कौन सा क्रॉस था वो, सूरती जाफराबादी, मुर्रा सूरती, मुर्रा नीली रावी, मुर्रा या बदावरी के क्रॉस से तैयार की गई है। इसकी बात करेंगे कि इसको आसान ट्रिक से याद रख सकते हो आपके एमएमएस। एम फोर क्या होती है आपकी मेहसाना, एम फोर मुर्रा और एस फोर सूरती। तो यानी मुर्रा और सूरती के क्रॉस से आपकी मेहसाना तैयार की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से विदेशी नस्लों में से कौन सी नस्ल दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो जर्सी के दूध में, होलिस्टन फ्रीजियन के, ब्राउन स्विस के या रेड डेल के बीच के महत्व है। तो आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन कल भी सोल्व किया था अपन ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके पहले भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो सर्वाधिक वसा होती है वो आपकी जर्सी के गाय के अंतर्गत, जो जर्सी की नस्ल होती है उसके अंतर्गत आपकी सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो वो कितनी पाई जाती है, 5.5% पाई जाती है दूध के अंतर्गत वसा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। तो अविकालीन किसके क्रॉस से तैयार की गई है, चोकला मेरिनो से, मारवाड़ी रेमुलेट से, मालपुरा रेमुलेट से या मालपुरा कराकुल से की गई है। तो अगर राइट आंसर की अपन बात करें, जो आपकी मालपुरा और रेमुलेट है उससे आपकी कौन सी भेड़ की नस्ल तैयार की गई है, अविकालीन की गई है। और अगर अविवस्त्र की बात की जाए तो आपकी जो क्या है कि चोकला और मेरिनो के तैयार की गई है। चोकला और मेरिनो के क्रॉस से आपकी कौन सी तैयार की गई है, वो आपकी की गई है अविवस्त्र। अविवस्त्र, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि दराती नुमा यानी सिकल सेफ सिंह किस में पाए जाते हैं, मुर्रा में, सूरती में, मेहसाना में या जाफराबादी में। तो आपको पता होगा जो दराती नुमा सिंह है वो सूरती के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पशुओं के अंतर्गत सामान्यतः आयु का अनुमान लगाया जाता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है, दांतों के द्वारा लगाया जाता है, चमड़ी के द्वारा लगाया जाता है, खुर के द्वारा या पूंछ के द्वारा। तो सामान्यतः जो एज डिटर्मिनेशन होती है वो अपन टीथ के द्वारा करते हैं और ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है। तो मुर्रा के होता है, मेहसाना के होता है, जाफराबादी के या नीली रावी के। तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पहले भी करेक्टर बताया था कि जिसके सिर के ऊपर टीका होता है वो नीली रावी होती है। तो सिर के ऊपर टीका पाया जाए या इसकी पूंछ के छोर के ऊपर सफ़ेद रंग होता है, वो भी नीली रावी का करेक्टर है। और जो नीली रावी होती है उसके चारों टांगों के ऊपर यानी कि पाँव के ऊपर नीचे है ना, पाँव के एंडिंग के अंतर्गत आपके क्या सफ़ेद धब्बे देखने को मिलेंगे या सफ़ेद कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गीत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से संगीत शब्द की रचना होती है। तो आपको पता होगा जो संगीत शब्द की रचना करेंगे तो संगीत के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि सम, यहाँ पे दिख रहे हैं ना सम आ रहा है, तो सम और उपसर्ग लगाने से आपके संगीत जो गीत के अंतर्गत अगर सम उपसर्ग लगाते हैं तो संगीत शब्द की रचना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फेंकर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। तो शस्त्र, अस्त्र, कवच या ढाल कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अस्त्र होते हैं वो आपको फेंकर चलाए जाते हैं और शस्त्र होते हैं वो हाथों में लेकर चलाए जाते हैं। कवच जो आपको इन्हीं प्रहारों से बचत करने के काम आते हैं और ढाल भी ऐसे ही काम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं अपन, अजात शत्रु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, जो नयन होता है, नयन के अंतर्गत आपका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, न प्लस अयन होगा, न प्लस अन होगा, न प्लस यन होगा, न प्लस न होगा।
तो आपको पता होगा ने प्लस अन्न होता है, उससे मिलकर क्या बनता है आपका नयन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये आपके अयादी संधि का उदाहरण हो जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आपको पता ही होगा जो नीलकंठ होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, नीलकंठ आपके शिव का होता है। और भगवानों के जितने भी नाम वगैरह आते हैं तो उसके अंतर्गत आपको बहुव्रीहि समास देखने को ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हार शब्द में आ लगाने पर आहार शब्द बनता है। तो जिस शब्द में भोजन बनता है, जिसका आहार का अर्थ होता है कि भोजन, तो ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, यानी कि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जिसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा परिहार। यानी परिहार का मतलब क्या होता है छोड़ना होता है, तो परि उपसर्ग लगाएंगे हार में तो परिहार हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तो सही रूप होगा वो पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि जो अपन ये सोल्व कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर जो 2014 के अंतर्गत एमपीओटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था उसको लेकर अपन सोल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत भी जो आंसर की है वो आपकी जो एमपीओटी ने जारी की गई थी उसका ही अपन इसके अंतर्गत सोल्व कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची लिखे हुए हैं, इनमें से शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो आपको बताना है कि पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सुमन भी होता है, नीरज भी होता है, फूल भी होता है, कुसुम भी होता है, वनज भी होता है। ये सूर्य का आपका भास्कर, भानु, रवि, शशि, सुधाकर होता है। या फिर रात्रि का आपका निशा, चंचला, यामिनी, सौदागिनी या राका होता है। या आकाश का नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष होता है। तो आपको राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो आकाश के हैं ये आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, गगन भी होता है, व्योम भी होता है, अंबर भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणेश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इनमें से शब्द गणेश के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है। लंबोदर नहीं हुआ, मयूर ध्वज नहीं हुआ, विनायक नहीं हुआ, एकदंत नहीं हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि जो लंबोदर है, विनायक है, एकदंत है, ये आपके गणेश के पर्यायवाची होते हैं। मयूर ध्वज आपके गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आस्तिक का विलोम क्या होगा, तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन आपको पता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तरणी और तरणी शब्द का सही युग्म बताना है आपको। तो छोटी तरणी का मतलब क्या होती है नाव, और बड़ी तरणी का मतलब सूर्य होता है। छोटी तरणी का मतलब युवती होती है, बड़ी तरणी का मतलब नाव होता है। या छोटी तरणी का मतलब सूर्य होती है, बड़ी तरणी का मतलब युवती होती है। या छोटी तरणी का मतलब सूर्य होता है और बड़ी तरणी का मतलब नाव होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। इसको अपन कोशिश करेंगे कि एक आसान सी चीज़ से समझने की, कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपका सामने कोई पेंटिंग दी गई है, तो पेंटिंग दी गई है, या फिर आप किसी भी नदी के अंतर्गत जाते हो तो नाव देखते हो। तो आप अगर इवनिंग के टाइम पे जाओगे, है ना, शाम के टाइम पे जाते हो या मॉर्निंग के टाइम पे जाते हो, तो आपको क्या होती है कि जो आपका समुद्र वगैरह होते हैं या नदी वगैरह होती है उसके अंतर्गत नाव ऐसे देखने को मिलती है। तो नाव ऐसे देखने को मिलती है, और वहाँ से अगर सूर्य देखोगे तो आपको सूर्य एकदम छोटा सा दिखाई देगा। सूर्य है वो छोटा सा दिखाई देगा। तो ऐसी ही कुछ इमेज बनती है ना आपके पास में, कि जैसे नाव है वो तैर रही है और सूर्य भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी से आप याद करो कि जो छोटी तरनी होती है उसका मतलब होता है सूर्य। छोटी तरनी का मतलब क्या होता है सूर्य, और आप यहाँ पे बड़ी क्या दिख रही है नाव दिख रही है, तो नाव बड़ी तरनी का मतलब क्या होता है आपकी नाव होती है। तो यहाँ पे बड़ी क्या है नाव, और छोटा क्या है सूर्य। तो इससे ही याद करके आप कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो छोटा क्या होगा सूर्य, और बड़ी क्या हो जाएगी आपकी नाव हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसके अगर बात करेंगे तो आप इन चारों को देख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ कि ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यह आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चिन्ह नहीं है, हृदय नहीं है, उज्ज्वल नहीं है, अंतर्गत नहीं है। तो अगर जैसे आप इनका संधि विच्छेद करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और वैसे भी इसके अंतर्गत जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है आपका चिन्ह है। तो चिन्ह को अपन कैसे लिखते हैं, या तो चिन्ह आगे है लगा के आधा ना आता चिन्ह लिखा जाता है ना, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या होता है आपका अशुद्ध शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक्नोलॉजमेंट होता है, उसका अंग्रेजी भाषा में शाब्दिक समकक्ष हिंदी शब्द होगा, वो क्या होगा आपकी पावती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में,
आग से खेलना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आग से खेलने का जो मुहावरा है इसका सार्थक प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? बच्चों ने देखा कि मदारी आग से खेल रहा था, इसमें सही प्रयोग हुआ है। बच्चों को आग से खेलता देखकर हम इस्तबक रह गए, ये सही प्रयोग हुआ है। बच्चों को आग से खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसमें सही प्रयोग हुआ है। या बचपन से ही भगत सिंह क्रांतिकारी नारे लगाकर मानो आग से खेला रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजस्थान राज्य को अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 1 नवंबर 1956 को अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। और जैसे ही ये वास्तविक स्वरूप के अंतर्गत आया था, ये कौन से चरण के अंतर्गत आया था? आपके एकीकरण के 7वें चरण के अंतर्गत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में थर्मोपल्ली किस नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो थर्मोपल्ली है वो आपकी हल्दी घाटी का युद्ध है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो एकीकरण से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा कि जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे, टीकाराम पालीवाल थे, मथुरादास मथुर थे। तो आपको पता होगा कि जो गुरुमुख निहाल सिंह थे वो आपके प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से राजस्थान का कौन सा नगर जहाँ कोई नदी नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि बीकानेर और चूरू के अंतर्गत कोई नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? मंडलगढ़ है, हरिपुरा है, गोरिया है या दिवेर है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी कोठारी नदी है उसका उद्गम स्थान आपका दिवेर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 अगस्त 2008 में भारत का पहला मिलेनियम विलेज किस ओर चुना गया था? तो वो आपका अमरपुरा को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सन 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला है। तो जो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला है वो जालौर है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, सिरोही में है। तो आपको पता ही होगा कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो आपका क्या हो जाता है? जैसलमेर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि राजस्थान का राज्य पुष्प है तो कौन सा है? कमल है, रोएड़ा है, गुलाब है या गेंदा है? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, रोएड़ा है वो आपका राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में भूरी क्रांति किसके उत्पादन से बढ़ाने से संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है, मछली उत्पादन से या रासायनिक खादों से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा कि जो भूरी क्रांति है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है उससे संबंधित होती है आपकी ब्राउन रिवोल्यूशन। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो ग्रे रिवोल्यूशन होती है वो आपके रासायनिक खाद या उर्वरकों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, जो मछली उत्पादन होता है उससे आपका कौन सा हो जाता है? आपका ब्लू रिवोल्यूशन। जो ब्लू रिवोल्यूशन होती है वो आपके मछली उत्पादन से हो जाती है, और जो तिल उत्पादन से होता है वो येलो रिवोल्यूशन आपके क्या हो जाते हैं? तिलहनी उत्पादन से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपके, राजस्थान में निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में गाय की कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती? सूरती, गिर, नागौरी, हरियाणवी। तो आपको पता होगा हरियाणवी देखने को मिलती है, गिर भी देखने को मिलती है और नागौरी भी देखने को मिलती है, लेकिन सूरती सामान्यतः राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय स्थापित किया गया था वो आपके कहाँ किया गया था? तो जैसलमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में या जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपको बता दूं उदयपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में मरु कोण, जिसे कि अपन जो मरु ट्राइंगल है उसके नाम से भी जाना जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या जालौर? तो आपको पता ही होगा कि जो ट्राइंगल है उसके अंतर्गत जालौर सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत किस जगह से की गई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको इसका आंसर आप लोग ही बताना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्राचीन समय में कोकर्ण तीर्थ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कोकर्ण तीर्थ के नाम से आपके पुष्कर को जाना जाता है, ये आपके अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 100 द्वीपों का शहर के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है या करौली
है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो आपका बांसवाड़ा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो संत दादू दयाल जी थे वो राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो इनकी तपोस्थली थी या फिर जहाँ पे इन्होंने अंतिम समय बिताया था वो भी आपका कौन सा था, नैना था, वो आपके जयपुर के पास में है, जो दूदू के अंतर्गत स्थित है। और सामान्यतः अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो क्या होता है कि तेजाजी का पशु मेला किस जिले में लगता है। तो आपको पता ही होगा कि बाड़मेर में लगता है, जोधपुर में, बीकानेर में, नागौर में। तो जो तेजाजी का पशु मेला है वो आपका पर्वतसर नागौर में लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो नोखा में, देशनोक में, रामसर में, कोलायत में। तो आपको पता ही होगा कि जो करणी माता का मंदिर है वो देशनोक यानी बीकानेर में स्थित है। देशनोक बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है। तो बूंदी शैली से है, मेवाड़ शैली से है, या किशनगढ़ शैली से है, जयपुर शैली से है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, बनी ठनी है वो आपके किशनगढ़ शैली से सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डोला मारूरा दुहा ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो करणी दान कविया है, कवि कलोल है, जोधराज है, पद्मनाभ है। तो आपको पता ही होगा कि जो आपके कवि कलोल है ना, वो आपके कौन है, डोली मारूदा दुहा का रचयिता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विजय सिंह पत्ती का संबंध कौन से आंदोलन से था। तो ये तो आसान से क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जो बिजोली किसान आंदोलन है उससे विजय सिंह पत्ती संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर विख्यात है। तो सूर्य नगरी या जो सन सिटी है उसके नाम से कौन सी नगरी को जाना जाता है, जालोर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को, या जोधपुर को। तो जो आपका जोधपुर है उसे सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। ढोल नहीं है, अग्नि नहीं है, लावणी नहीं है, गेर नहीं है। तो आपको पता होगा जो लावणी है वो आपके राजस्थान के लोक नृत्य से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाता है, आपका जैसलमेर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से संबंध अजमेर से नहीं है। तो अजमेर का संबंध आना सागर से नहीं है, विजय स्तंभ से नहीं है, ढाई दिन का झोपड़े से नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो आना सागर झील है ये भी आपके अजमेर में है, ढाई दिन का झोपड़ा भी अजमेर में है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह है वो भी आपके अजमेर में है, लेकिन जो विजय स्तंभ है वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता होगा 10.41 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4th बी का नाम क्या है। तो जो क्या होता है आपका शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र हो जाता है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाता है, या बाढ़ संभाव्य पूर्वी क्षेत्र हो जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान की कृषि जलवायु खंड का 4th बी का नाम होता है वो कौन सा हो जाता है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय व लवणीय मृदाओं से ग्रसित है। तो आपको पता होगा 10.6 लाख हेक्टेयर आपके क्षारीय और लवणीय मृदाओं से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, अम्लीय मृदाओं को सुधार कर कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय भूमि होती है उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूने का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का, गंधक का, या पायराइट्स का। तो आपको पता होगा कि जो अम्लीय भूमि होती है उसको सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। बात करें जिप्सम को, तो जो क्षारीय मृदाएं होती है उसको सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भूमियों के उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो 5 में, 8 में, 10 में, 12 में। तो आपको पता होगा जो 8 श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण संरचना है। तो जो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत जो सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण की संरचना है होती है अपन क्या कहते हैं, एनीकट कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, खेत
कुंड कहते हैं, तालाब कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत जो जल संग्रहण की संरचनाएं बनाई जाती है उसे खड़ीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, डीएपी है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो कार्बनिक उर्वरक माना जाता है वो अपन यूरिया को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो कार्बनिक उर्वरक है वो एक ही तो है, यूरिया। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइजोबियम करता है, एजोला करता है, एजोक्टोबैक्टर करता है या पीएसबी करता है। तो राइट आंसर की बात करें, जो एजोक्टोबैक्टर होता है वो अनाज वाली फसलों के अंतर्गत जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोतों से होती है? तो राजस्थान के अंतर्गत जो अधिकांश जो सिंचाई होती है वो आपके कुएं व नलकूपों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इनमें से सफेद दाने वाली मक्के की उन्नत किस्म कौन सी है? माही कंचन है, गंगा 11 है, नवजोत है या गंगा 2 है। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो गंगा 2 होती है वो आपके मक्के की सफेद दाने वाली किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में सरसों की बुआई की औसतन बीज दर होती है। तो 1 से 2 किलो होती है, 4 से 5 केजी होती है, 6 से 7 केजी होती है, 9 से 10 केजी होती है। तो अगर सरसों की बुआई की बात की जाए, उसकी सीड रेट की बात की जाए तो वो होती है आपकी 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें कि मूंग फसल की प्रति हेक्टेयर उचित पौधे की संख्या होती है। तो प्रति हेक्टेयर जो पौधों की संख्या होती है तो वो मूंग की कितनी होती है, वो आपकी 66,000 होती है, 1,20,000 होती है, 2,40,000 होती है, 3,33,000 होती है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत जो पौधों की संख्या होती है वो आपकी होती है 3,30,000। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें 66,000 होती है, वो आपके मक्के के अंतर्गत पौधों की संख्या पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वृक्षों एवं घासों को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो उसे एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं, सिल्वीपास्चरल कहते हैं, या जो आपके फार्म फॉरेस्ट्री होती है वो कहते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो वृक्ष होते हैं और उसके साथ जो खेती घास होती है तो उनको एक साथ उगाते हैं, उसे अपन सिल्वी पेस्टल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो आपको पता है क्रिटिकल जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, या क्रांतिक अवस्था होती है इरिगेशन की वो कौन सी होती है, सीआरआई होती है, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, जो सीड्स जड़ जमने का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, और ये 21 दिन पे की जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 20, 40, 30 या 50%? तो राइट आंसर की बात करें, सोयाबीन के अंतर्गत जो तेल पाया जाता है वो आपका 20% पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो वो आपकी 40 से 42% प्रोटीन सोयाबीन के अंतर्गत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, इनमें से कौन सा शाकनाशी जो मक्का और उड़द का अंतःशस्य में प्रयोग करना चाहिए? तो 2,4-D का करना चाहिए, आइसोप्रोट्यूरॉन का, एट्राजिन का या स्टाम्प का यूज़ करना चाहिए? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके अंतःशस्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा वो आइसोप्रोट्यूरॉन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भूमि समतुल्यांक अनुपात LER का निर्धारण बिंदु है। तो LER किसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है, वो किसका निर्धारण करता है? एकल फसल को करता है, अविराम खेती का करता है, मिश्रण खेती का करता है, क्रमबद्ध खेती का करता है? तो जो मिक्स फार्मिंग होती है या मिश्रित खेती होती है उसका अपन LER निर्धारण बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संकुल मक्के का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्के की खेत से दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 25, 50 मीटर, 75 मीटर या 100 मीटर? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 100 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सुरक्षित अनाज भंडार हेतु दानों की कितनी प्रतिशत नमी उपयुक्त रहती है? तो भंडारण के लिए जो दानों के अंतर्गत नमी उपयुक्त रहती है वो 8 से 10% रहती है, 12 से 15%, 15 से 18 या 18 से 20? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 से 10 हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः अनाजों को भंडारण के लिए 10 से 12% नमी पर भंडारित किया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वर्तमान में कौन सी राजस्थान की कृषि विभाग के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है? तो केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन है, आपका आत्मा है या NADP है? तो आपको पता ही होगा कि जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है वो कौन सी आपकी आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है, तो अपन डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। ये पेपर आपका 2014 का है, तो उसके अंतर्गत पहले का डाटा दिया गया है, लेकिन आपके 2018-19 के डाटा के अनुसार आपके 25.49 मिलियन हेक्टेयर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लेकिन परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 25.59 मिलियन हेक्टेयर आपका उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्कर्वी नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की, बी की, सी की या डी की कमी से? तो आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में अधिकता होती है? तो वो आपकी अजमेर के अंतर्गत की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि जो देसी गुलाब होता है वो सर्वाधिक अजमेर के अंतर्गत उगाया जाता है, और चैती गुलाब है वो आपका खमनौर राजसमंद के अंतर्गत उगाया जाता है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पाले श्रेणियों में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? फूल गोभी होती है, टमाटर होती है, गाजर होती है, प्याज होता है? तो आपको पता होगा कि जो टमाटर होता है वो पाले के प्रति काफी प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संतरे का प्रवर्धन की विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो संतरे का प्रोपगेशन होता है सामान्यतः किस विधि के द्वारा किया जाता है? कर्तनक यानी कलम के द्वारा, कलिकायन बडिंग के द्वारा, सीड यानी बीज के द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो आपको सब पता ही होगा कि सामान्यतः संतरे का जो प्रवर्धन है बडिंग के द्वारा किया जाता है, जिसे अपन हिंदी के अंतर्गत कलिकायन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? जून, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी? तो सामान्यतः किताबों के अंतर्गत देखने को मिलता है जून जुलाई आपका उपयुक्त समय माना जाता है, या जुलाई अगस्त उपयुक्त समय माना जाता है। तो सामान्यतः अलग अलग गाइडों में पढ़ोगे अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन उपयुक्त समय की बात की जाए, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपका जुलाई उपयुक्त होता है। और इसके अलावा बात करें जुलाई अगस्त के अंतर्गत भी अपन पौधे लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्य विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो आपको पता होगा ये काफी आसान क्वेश्चन है, कि जो मुख्यतः अपनाई जाती है वो वर्गाकार विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले 2014 में पूछा गया है, फिर आपके दोबारा भी पूछा गया है एक बार, और सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत भी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आप अपन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, एक बार और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पुराने व आर्थिक रूप से कमजोर भागों को सुधारने एवं प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जो पुराने आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं या जो पुराने बाग होते हैं उनको सुधारने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? बेड कलम जिसे इनार्चिंग कहते हैं वो अपनाते हैं, बडिंग अपनाते हैं, स्टूलिंग अपनाते हैं, और टॉप रगिंग जैसे कि चोटी कलम बांधना कहते हैं वो अपनाते हैं। तो जो पुराने व आर्थिक रूप से कमजोर बाग होते हैं उनकी सुधारने या उसके प्रसारण की विधि के लिए अपनाते हैं, वो कौन से अपनाते हैं? अपन चोटी कलम विधि है जिसे टॉप वर्किंग कहा जाता है वो अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नींबू वर्गीय वृक्षों में फल झड़न समस्या को रोकने के लिए अपन किस पदप नियंत्रक का यूज करते हैं? तो IBA का करते हैं, या IBA है ना, IBA का यूज करते हैं, GA का यानी कि जिब्रेलिन का यूज करते हैं, एथ्रेल का करते हैं, या 2,4-D का करते हैं? तो सामान्यतः नींबू वर्गीय फसल होती है उसमें फल झड़ने की समस्या को रोकने के लिए अपन 2,4-D का यूज करते हैं। तो आपको पता होगा 20 ppm से कम पे तो ये आपका PGR का काम करेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, और इससे अधिक पे हर्बिसाइड्स का ना, खरपतवारनाशी का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, टमाटर की बसंतकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुआई कब करते हैं? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, या फरवरी के अंतर्गत करते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे नवंबर के अंतर्गत। अगर आपको बसंतकालीन और जो ग्रीष्मकालीन नर्सरी में बीजों की बुआई करेंगे वो अपन कब करते हैं? नवंबर में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो N53 है। ये अपन क्वेश्चन पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि जो प्याज की खरीफ की फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म होती है वो N13 होती है, सॉरी N53 होती है ना, N53 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पछेती झुलसा रोग के फसलों को बचाने के लिए किसका छिड़काव करेंगे? तो 0.2% का मैनकोजेब का, 0.2% मेलाथियन का, 0.2% इमिडाक्लोप्रिड का, 0.2% सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जब राइट आंसर की बात करी जाती है तो जो झुलसा रोग हो जाता है, झुलसा रोग होता है, उसके बचाव के लिए अपन 0.2% मैनकोजेब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम्रपाली की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? अल्फांसो, आम्रपाली, केसर है या राजभोग होती है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपकी आम्रपाली है ये आपकी नियमित फल देने वाली किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अम्लीय भूमियों में किस फल की खेती सुगमता से की जा सकती है? तो जो अम्लीय भूमि होती है उनमें सीताफल को फल लगाएंगे, बेल के प्लांट लगाएंगे, अंजीर के लगाएंगे, अमरूद के खेती आसानी से की जा सकती है। तो जो आसानी से खेती की जा सकती है अम्लीय भूमियों में, वो की जा सकती है आपकी अंजीर की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में तुड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पहले नष्ट हो जाते हैं? तो 30% हो जाते हैं, 40%, 45% या 20%? ये क्वेश्चन भी आपका पहले भी रिपीट हो चुका है, आपको पता ही होगा। अगर आप डेली टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अपन बात करेंगे कि भारत में तुड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके कितने, जो आपके 30% है वो फल आपके तुड़ाई के उपरांत जब अपन उपयोग में लेते हैं उससे पहले ही आपके क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जेली के जमने का मुख्य कारण क्या होता है? तो जेली के जमने का मुख्य कारण तापमान होता है, पानी की मात्रा होती है, पैक्टीन होता है, शर्करा की मात्रा होती है। तो आपको पता ही होगा कि जो जेली का मुख्य जमने का कारण होता है वो क्या होता है? आपके पैक्टीन का कंटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, वो क्या आता है कि उत्तरी भारत में मटर की बुआई उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? तो वो आपकी अगस्त में की जाती है, अक्टूबर में की जाती है, नवंबर में की जाती है, दिसंबर के अंतर्गत की जाती है? तो उत्तरी भारत के अंतर्गत जो मटर की बुआई है वो आपकी नवंबर के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें दलहनी क्रॉप के अंतर्गत भी जो आपका मटर है, मटर आती है, चना आती है, ये क्या होती है? आपकी रबी वाली क्रॉप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो 5 में, 7 में, 9 में, 10 में? तो आपको पता होगा कि जो जलवायु के आधार पर राजस्थान को विभक्त किया गया है वो आपके 10 जलवायु खंडों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को आपके 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंतर्गत विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो 400 से 500 ग्राम, 5 से 6 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है वो 15 से 20 क्विंटल होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, सिंचाई की छिड़काव स्प्रिंकलर या बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन विधि में लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है? तो 20%, 30%, 40% या 45%? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, वो 45% आपके पानी की बचत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो अपन ने आज का जो सुपरवाइजर का है पेपर 1 सोल्व कर लिया है। डेली ऐसे पेपर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।